हेलो गाइस, दिस इज़ भावना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा? बेसिकली इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ द पावर ऑफ 10 विच गिव्स अस अ वैल्यू नियरेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ कि अगर हम मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 1, तो 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दैट इज 10 रेज़ टू पावर 0 हम इसे लिख सकते हैं 1 को। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 10 की जो पावर है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई और एक और नंबर कंसीडर कर लेते हैं हम 49। ठीक है, तो 49 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। अब 4.9 को तुम 10 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 49 ही आ जाएगा। 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 490 और एक डेसिमल आगे हम एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे हम इसको अगर सोल्व कर लेते हैं तो 490 और 49 को और सिंपली एक डिजिट के आगे डेसिमल तो 49। ठीक है, तो 49 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। तो अब हम यहाँ पर बात करें, अगर हमारे पास एक और केस होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, अगर हमारे पास नंबर अगर लेस देन 5 है तो उसको कैसा ट्रीट किया जाता है? इट इज ट्रीटेड एज 1। ओके, तो यानी कि ये 49 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये नंबर लेस देन है 5, तो ये 4.9 हमारा 5 से कम है, तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? इट इज कंसिडर एज 1। तो 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, यहाँ पर 10 की पावर हमारे पास क्या होगी? 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा इसका कितना हो जाएगा? दैट इज 1। ठीक है, और अगर हम माने कि एक नंबर ग्रेटर देन 5 है, ये तो लेस देन 5 है, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो उस नंबर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? इट इज ट्रीटेड एज 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हमारे पास नंबर 49 की बजाय हम मान लेते हैं 51। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 5.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। अब ये नंबर 5.1 किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो हम इसको कैसा ट्रीट करेंगे? इट इज ट्रीटेड एज 10। हम इसको 10 के जैसे ट्रीट करेंगे, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ पर भी पावर 1 है। ठीक है, 10 की पावर 1 या 10 हम बोल सकते हैं, तो 1 और 1 टोटल ये कितना हो गया? 10 रेज़ टू पावर 2। पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, बेस सेम है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2। ओके गाइस, तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, हम यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन बात करें देने की, तो यहाँ पर बात करेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 विच गिव्स अस अ वैल्यू, जो हमें ऐसी वैल्यू देगा विच गिव्स अस अ वैल्यू नियरेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक्चुअल वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू हमें मिलेगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से। ओके गाइस, इट गिव्स अस अ वैल्यू नियरेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये हमें नियरेस्ट वैल्यू देगा जो किसके बराबर होगी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ओके गाइस, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 विच गिव्स अस अ नियरेस्ट वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या रहेगा? रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो वर्ड है, माइक्रो वर्ड से हम मैक्रो वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम कहेंगे कि रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ, लेंथ की वेरिएशन की रेंज की अगर हम बात करें, लेंथ की रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्रॉम माइक्रो पार्टिकल्स टू माइक्रो साइज का जो वर्ड होगा, माइक्रोकॉस्म वर्ड, दैट इज स्मॉल वर्ड टू, दैट इज हम यहाँ पर मान सकते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर से 10 रेज़ टू पावर 26 मीटर तक जो है रेंज रहने वाली है हमारी रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। ओके गाइस, तो ये जो रेंज है हम कहेंगे ये दिस इज द अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ प्रोटॉन, छोटे से छोटे पार्टिकल का। ओके, और ये अगर हम बात करें तो ये हम कहेंगे दिस इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स।
कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो साइज है, यानी कि माइक्रो वर्ल्ड से मैक्रो वर्ल्ड तक जहां पर हम बात करें तो हमारा जो लेंथ है वो इस रेंज में वेरी करेगा। माइक्रो टू माइक्रो मतलब छोटी से छोटी चीज से बड़ा यूनिवर्स तक ये वेरी करने वाला है। ओके गाइस, और अगर हम बात करें नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, ओके तो अगर हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, तो लेंथ को हम किस तरीके से कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ को मेजर करने के क्या क्या तरीके होंगे, एक होगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक होगा इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी इन दोनों मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं गाइस। तो एक होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या क्या चीजें यूज होंगी, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। एक हम मीटर स्केल यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे, एक होगा मीटर स्केल जो कितने डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता है, दैट इज इट मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर तक ये डिस्टेंसेस को मेजर करेगा। ओके, जैसा कि हम नॉर्मली हमारी लाइफ में मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर, जो कि फिजिक्स लैब में हमें आसानी से मिल जाएगा, देखेंगे हम वहां पर जाकर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो कितने डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता है, इट मेजर डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁴ मीटर। ओके, और अगर हम बात करें स्क्रू गोज या फिर स्फेरोमीटर, तो स्क्रू गोज जो होगा वो हमारा कितना डिस्टेंसेस मेजर कर सकता है, इट मेजर डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁵ मीटर। तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड क्या होंगे, जहां पर हम डायरेक्ट हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसे यूज करके लेंथ को मेजर कर रहे हैं इतनी रेंज तक। ओके, मीटर स्केल से हम 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक यूज करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए, और वर्नियर कैलिपर हम यूज करेंगे अप टू 10⁻⁴ मीटर की लेंथ को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए। स्क्रू गोज जो हम यूज करने वाले हैं, इट मेजर डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁵ मीटर। ओके, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम एक मेथड पढ़ेंगे क्या, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज होता है, और एक हम देखेंगे ये तो होगा लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। ओके, और स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पैरेलैक्स मेथड, देखें हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें, तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम यूज कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो पहला जो मेथड यूज हो रहा है वो कौन सा मेथड यूज हो रहा है, पैरेलैक्स मेथड। ओके गाइस, तो पैरेलैक्स मेथड क्या होगा, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। किस तरीके के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि इट इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम अर्थ। ओके गाइस, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम अर्थ, हम अर्थ से किसी प्लैनेट तक का डिस्टेंस या फिर स्टार का जो डिस्टेंस है हम मेजर कर सकते हैं। वो मेथड जो यूज होगा वो कौन सा मेथड यूज होगा, पैरेलैक्स मेथड। अब गाइस पैरेलैक्स मेथड समझने की कोशिश करो। सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसीडर कर रही हूँ ये पेन। ओके, तो एक बार आप अपनी राइट आई क्लोज करो, बैकग्राउंड मतलब इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी रियल लाइफ में इसे करके देखना है। अपनी एक बार राइट आई क्लोज करो, राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई एक सेम बैकग्राउंड में इस पेन को देखने की कोशिश करो। ओके, और अगर हम बात करें एक बार, अब नेक्स्ट तुम क्या करो कि लेफ्ट आई क्लोज करो और राइट आई से इस पेन को देखने की कोशिश करो विद रिस्पेक्ट टू सेम बैकग्राउंड। तो तुम्हें क्या होगा, इस पेन की पोजीशन में चेंज नजर आएगा। ठीक है, इस पेन की पोजीशन में शिफ्ट नजर आएगी, और उसी शिफ्ट इन पोजीशन को क्या कहा जाता है, पैरेलैक्स। ओके, यहाँ पर बेसिकली तुम्हें शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक पेन या पेंसिल है। ओके, ये बैकग्राउंड, यहाँ पर तुम इसका एक बैकग्राउंड कंसीडर कर लो, कोई भी अपने सामने पेन रखो या पेंसिल रखो, और ये बैकग्राउंड कंसीडर करके एक बार इसे कहाँ से देखो, सी फ्रॉम लेफ्ट आई विद क्लोजिंग योर राइट आई, और एक बार इसे कहाँ से कहाँ देखो, सी फ्रॉम राइट आई विद क्लोजिंग योर लेफ्ट आई। ओके, 1 by 1, और तुम यहाँ पर क्या देखोगे कि शिफ्ट इन पोजीशन। ठीक है, कि अगर हमने माना कि लेफ्ट आई से हमने देखा, तो लेफ्ट आई से इसकी पोजीशन हम यहाँ पर मान लेते हैं, इस पेन की पोजीशन यहाँ हमें दिखी। ओके, और अगर हम माने राइट आई से हम देख रहे हैं, तो राइट आई से इस तरीके की इसकी पोजीशन हमें विद रिस्पेक्ट टू सेम बैकग्राउंड दिखने वाली है। ओके, और लेफ्ट आई से राइट आई तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, बेसिस। ठीक है,
इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी से। और अगर हम माने ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या एंगल होता है हमारा, बेसिकली ये जो शिफ्ट है पोजीशन की, कि जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू सेम बैकग्राउंड देख रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, पैरालेक्स। और ये जो एंगल बन रहा है थीटा, तो ये कैसा एंगल होगा, पैरालेक्स एंगल। ओके और ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ से जहाँ मेजर कर रहे हैं, इसे हम क्या कह देंगे, x। ओके और बेसिकली अगर हम बात करें, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ओके गाइज, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, ये कंसीडर कर सकते हैं हम आर्क, दैट इज b बेसिस, अपॉन रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, x। तो थीटा इज इक्वल टू b बाय x। ओके तो हमें क्या मेजर करना है, बेसिकली हमें इसी तरीके से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्टार के केस में भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अर्थ कंसीडर कर लेंगे और ये हमारा नियर बाय स्टार कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अर्थ से स्टार, अर्थ से हम स्टार तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरालेक्स मेथड। ओके गाइज, तो गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें कि हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं किस तरीके से, हमारा यहाँ पर हम सन कंसीडर कर लेते हैं। ओके और इसके चारों तरफ हमारा क्या रिवॉल्व करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है। हम इसे यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। हम मान लेते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पर हमारी अर्थ कहाँ है, ए पर, और किसी एक इंस्टेंट पर हमारी अर्थ कहाँ होगी, बी पर। ओके गाइज, आफ्टर 6 मंथ्स अर्थ हमारी यहाँ पर एक पर हमने माना किसी एक इंस्टेंट पर अर्थ ए पर, और आफ्टर 6 मंथ्स हमारी अर्थ कहाँ पर आ गई है, सन में रिवॉल्व करते करते सन के चारों तरफ, ये कहाँ पर आ गई है, बी पर। ओके तो हम यहाँ पर कहेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ एक नियर बाय स्टार कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस हमें यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, एन। इस नियर बाय स्टार की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है अर्थ से। ओके अर्थ हमारी यहाँ पर है, तो अर्थ से हमें इस नियर बाय स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है। हम अर्थ की दो अलग अलग पोजीशन से इस स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पैरालेक्स मेथड हम ये डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नियर बाय स्टार। ओके तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा क्या है, नियर बाय स्टार, ठीक है। और अगर हम बात करें बी पोजीशन से, तो बी पोजीशन से ये हमारा क्या होगा, नियर बाय स्टार की डिस्टेंस। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर बात करें अब नेक्स्ट कि हम इसके रिस्पेक्ट में एक फार ऑफ स्टार हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक ऐसा स्टार जो बहुत दूर है। एक हमने यहाँ पर माना नियर बाय स्टार, इसी तरीके से इस पोजीशन से भी हम मान लेते हैं एक फार ऑफ स्टार। ओके गाइस, तो फार ऑफ स्टार हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ओके तो हम यहाँ से अर्थ की पोजीशन से, अर्थ की ए पोजीशन से हम फार ऑफ स्टार तक की डिस्टेंस को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्थ के डिस्टेंस से फार ऑफ स्टार तक की डिस्टेंस। ओके तो हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर करी। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से हम फार स्टार से नियरेस्ट स्टार तक की डिस्टेंस तक, और या फिर हम इसको कहें कि इसके एंगल को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमने मान लिया यहाँ पर इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से इसका एंगल यहाँ कितना बन रहा है, θ1। इसी तरीके से हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से नियर बाय स्टार और फार ऑफ स्टार से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, दैट इज θ2। ओके गाइस, और यहाँ से यहाँ तक हम अगर इसे कंबाइन कर दें तो ये हम क्या कंसीडर कर लेंगे, बेसिस, दैट इज डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके डायमीटर ए बी ऑफ अर्थ ऑर्बिट चूजन एज बेस लाइन। अर्थ के ऑर्बिट का जो ये डायमीटर है ए बी, इसको हम बेस लाइन कंसिडर कर सकते हैं। ओके और इसको हम अगर यहाँ से यहाँ तक कंबाइन करते हैं तो ये जो एंगल है हमारा, ये क्या बनेगा, ये हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं कि ये एंगल क्या बनने वाला है, θ1। ओके और इसी तरीके से ये एंगल कितना बनने वाला है, θ2। ठीक है, तो नियर बाय स्टार जो है वो टोटल एंगल कितना बना रहा है हमारा, θ1 प्लस θ2। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर अब मेंशन कर सकते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ कंसीडर की हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फार ऑफ स्टार। ओके और एन हमारा क्या होगा, नियर बाय स्टार, जहां से हमें इस नियर बाय स्टार की डिस्टेंस जो है, उसकी नियर बाय स्टार की डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस डी इज टू बी मेजर्ड, डी फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ओके गाइस, डी फ्रॉम अर्थ इज टू बी मेजर्ड। और इसकी डिस्टेंस डी कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस रहने वाली है नियर बाय स्टार की, यहाँ से लेके यहाँ तक डी, इसे हमने मेजर करना है। ओके गाइस, और ये हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बेस लाइन बी। ओके तो अब हम पैरालेक्स मेथड, अभी मैंने समझाया पैरालेक्स मेथड, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। पेंसिल का कंसेप्ट यूज करके, पेन का कंसेप्ट यूज करके, जब एक सेम विद रिस्पेक्ट टू सेम बैकग्राउंड आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज को। और ए हम कह रहे हैं कि पोजिशन ऑफ अर्थ एट एनी टाइम।
अर्थ की पोजीशन किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, ओके, एट एनी टाइम टी। और अगर हम यहाँ पर बात करें आफ्टर 6 months अर्थ कहाँ होगी हमारी, एट बी। ओके गाइस, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से हमने यहाँ एंगल मेजर कर लिया θ1, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब बता सकते हैं कि हमें नियर बाय स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना है। अर्थ का ऑर्बिट ए भी हमने क्या कंसीडर किया है, बेस लाइन कंसीडर किया है, और इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे इसकी हेल्प से। और यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से फार स्टार और नियर बाय स्टार को कंसीडर करके ये एंगल मेजर किया θ1। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल जो होगा वो हमारा सेम रहेगा, दैट इज θ1। इसी तरीके से जब अर्थ एक अलग पोजिशन पर 6 months के बाद हमने कंसिडर किया, तो ये जो एंगल बना रहा है फार ऑफ स्टार और नियर बाय स्टार के बीच में, ये कितना एंगल बना रहा है, θ2। तो ये भी हमारा इक्वल होगा, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो θ1 प्लस θ2 हमारा नियर बाय स्टार एंगल यहाँ पर बना रहा है। ओके गाइस, तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे। तो ऐसे स्टार्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ये, विच इज लेस देन, जो कि कितना हम कह सकते हैं, विच इज लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे, जो 100 लाइट ईयर्स से कम डिस्टेंस तक होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से एंगल FAN जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे, वो हमारा कितना आ रहा था, FAN हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, FAN। तो ये हमारा कितना आ रहा था, θ1। इसी तरीके से अगर हम एंगल कंसीडर करें, दैट इज FBN, तो ये हमारा कितना आ रहा था, θ2, ठीक है। तो ये जो θ1 एंगल है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ANS, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम कह सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें FBN, ये किसके इक्वल होगा, हमारा BNS। ओके, और अगर हम बात करें टोटल एंगल ANS, AN भी हमारा कितना हो जाएगा, हम ANB की अगर बात करें तो हमारा एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल ANS प्लस एंगल BNS। ओके, कि इस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि इन दोनों का सम जो होगा वो हमारा टोटल एंगल हो जाएगा ANB। तो ये कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। तो दिस इज द एंगल विच नियर बाय स्टार N सबटेंड्स ऑन ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऑर्बिटल डायमीटर के ऊपर जो ये नियर बाय स्टार सबटेंड कर रहा है एंगल, वो हमारा क्या होगा, θ1 प्लस θ2। ओके गाइस, और हमें पता है जैसे कि हम कह रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क हम यहाँ पर क्या कंसीडर करके चलेंगे, AB, और रेडियस हम यहाँ पर क्या कंसीडर करके चलेंगे, AN, दैट इज AB बाय AN। तो यहाँ से हम AN को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AN हमारा जो होगा वो कितना आ जाएगा, AB बाय θ1 प्लस θ2। अब AB हमारा कितना होगा, AB हमारा ऑर्बिटल डायमीटर है। हमने देखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लास्ट वीडियो में कि इसका जो एवरेज डिस्टेंस होगा, इसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो जाएगा और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली B जो होगा वो हमारा AB जो होगा, ये जो बेस लाइन है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि ये हमारा कितना होगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हमने वैल्यू पुट करी थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, हमें वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर हमें क्या पता है, एंगल पता है, θ1 प्लस θ2 पता है, और ये बेस लाइन पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, AN जो होगा वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार फ्रॉम द अर्थ। ओके, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस क्या, नियर बाय स्टार की, कहाँ से, अर्थ से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर AN इजीली मिल जाएगा। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमें पता है θ1 प्लस θ2 एंगल हमें पता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बेस लाइन हमें पता था यहाँ पर, एंड AB जो है वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमें पता था। तो हम इजीली क्या कह सकते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट, AN कैन बी कैलकुलेटेड, जो कि हम क्या कह रहे थे कि जो डिस्टेंस हम मेजर करने वाले हैं, AN कैन बी कैलकुलेटेड, जो डिस्टेंस हम मेजर करने वाले थे नियर बाय स्टार की अर्थ से। ओके गाइस, तो हम कह सकते हैं पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार फ्रॉम द अर्थ विच इज लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग ऑफ स्टार डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। मून की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी अर्थ से हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके गाइस,
और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का हमें किस तरीके से साइज हम मेजर करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि हम एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं मून का, अगर हमें साइज निकालना है तो मून का साइज हम किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर गाइस। तो हम बात कर सकते हैं द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करके हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज निकाल सकते हैं। ओके गाइस, यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करके किस तरीके से निकालेंगे कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा मून। ओके, अर्थ से हम मून को कंसीडर करें, ये हमारी क्या है, अर्थ। अर्थ के ऊपर हमने यहाँ पर टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को, जब वो सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाएगा और तब हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वहां पर कितना एंगल कंसीडर कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल थीटा। ओके, और हमें क्या निकालना है, हम यहाँ से यहाँ तक मून से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना कंसीडर कर लेते हैं, एस, और हमने निकालना है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, मून का हमें साइज निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं ये क्या है, डायमीटर ऑफ मून। अगर हम डायमीटर निकाल लें मून का तो हम क्या कर लेंगे, साइज निकालेंगे मून का। ओके गाइस, तो अगर हम बात करें when image of moon is observed in the form of circular disk, तो हम मेजर करेंगे एंगल AOB using an astronomical telescope। ओके, और ये एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ मून आर व्यूड थ्रू टेलीस्कोप। ओके, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एस जो है वो क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एस जो होगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके गाइस, अर्थ के सरफेस से एवरेज डिस्टेंस मून का। तो हमें पता है, जैसे कि हम मानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल हमने कंसीडर किया तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, ए बी, और रेडियस जो है वो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर लेंगे, एस। ठीक है, तो यहाँ से एस हम यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस थीटा। तो अगर हमें ए बी पता है, डायमीटर ऑफ मून पता है, तो हम साइज निकाल सकते हैं। हमें एस पता है, एवरेज डिस्टेंस पता है मून की अर्थ से, और अगर हमें थीटा पता है एस्ट्रोनॉमिकल हेल्प की, एस्ट्रोनॉमिकल की टेलीस्कोप की हेल्प से, तो हम यहाँ पर साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इफ वी नो, इफ एस एंड थीटा आर नोन, देन ए बी कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, तो ए बी को हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट मेथड हम किसके लिए यूज करें, इनडायरेक्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। ओके गाइस, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए अगर हम यूज करें तो इनडायरेक्ट मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का साइज जो कितने ऑर्डर का होगा, दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर तक। अगर कोई साइज ऑफ मॉलिक्यूल है तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम कैसा इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे। हम इस साइज का मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, क्योंकि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक की रेंज होती है वो कितनी रेंज होती है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि वो 10⁻⁻7 मीटर में हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मेजर करना हो इस साइज के मॉलिक्यूल की डिस्टेंस को, तो इतना साइज का मॉलिक्यूल अगर हमें मेजर करना है तो हम किस तरीके का इनडायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं, दैट इज कितने साइज का मॉलिक्यूल होना चाहिए, 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। अगर हम बात करें ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज देखने के लिए, ओके, तो ओलिक एसिड जो होगा वो उसका फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, C17H32COOH। इस मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो कितने ऑर्डर का होता है, दैट इज ऑर्डर 10⁻⁻9 मीटर, जो इस रेंज में लाई करता है। तो इस का साइज हमें मेजर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे इस मेथड के अंदर। तो हमारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम मान लेते हैं टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड। ठीक है, एक यहाँ पर हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड इन ए कंटेनर। ओके, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एल्कोहल को मिक्स कर देंगे। ओके, मिक्स एल्कोहल मिक्स करो इतना कि ये हमारा किस तरीके का सॉल्यूशन बन जाए, सो दैट दिस सॉल्यूशन बिकम्स 25 सेंटीमीटर क्यूब
क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन हमारा ओलिक एसिड का ये सॉल्यूशन बन जाए। अब हमने इस सॉल्यूशन का एक पार्ट लेना है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, वन पार्ट ऑफ टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करें टेक 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इसके अंदर हम यहाँ पर अब क्या मिलाने वाले हैं, इसके अंदर फिर से हम अल्कोहल को मिक्स करने वाले हैं। अल्कोहल को फिर से मिक्स करके हमारे पास अब ये जो सॉल्यूशन बने, इतना अल्कोहल मिक्स करें कि ये कितना सॉल्यूशन बन जाए, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ओके गाइस, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितना सॉल्यूशन यहाँ प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पर हम कहेंगे इन दिस वे सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल, ओलिक एसिड जो होगा इन अल्कोहल विद कंसंट्रेशन, अल्कोहल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन गया है, विद कंसंट्रेशन इक्वल टू 1/25 पार्ट हमने यहाँ पर लिया था। ओके गाइस, 1/25 पार्ट हमने यहाँ लिया था और 1/20th पार्ट हमारा ये बन गया। तो अब इसका अंदर अगर हम देखें तो कितना सॉल्यूशन बन गया है, कितनी कंसंट्रेशन का, 1/25 इंटू 20 दैट इज 1/500 कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है ओलिक एसिड का अल्कोहल के अंदर विद कंसंट्रेशन, कितने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन गया है, दैट इज 1/500 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन जो है अल्कोहल के अंदर ओलिक एसिड का, ये सॉल्यूशन का जो है हमने प्रिपेयर कर लिया। ओके गाइस, और अगर हम बात करें कि अब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन वाटर। अब हमने वाटर लिया और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, क्या हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके अंदर, स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर को हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, एंड देन तो उसके बाद अब हम जो स्टेप करने वाले हैं कि ये जो इस सॉल्यूशन के अंदर अब हम एन ड्रॉप्स जो होंगी ओलिक एसिड की इसके अंदर डाल देंगे। जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था 1/500 कंसंट्रेशन का ओलिक एसिड का अल्कोहल में, तो हम कहेंगे कि हर एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, ड्रॉप ईच ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, अगर हम यहाँ बात करें ईच ड्रॉप वॉल्यूम इज इक्वल टू वी, तो हम इसके अंदर कितनी ड्रॉप्स डाल रहे हैं, एन ड्रॉप्स डाल रहे हैं इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो एन ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना हो जाएगा, एन वी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन वी। और वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा, वो हम कहेंगे एन वी बाय 500, इतनी कंसंट्रेशन का प्रिपेयर किया गया था। ओके, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, हम कहेंगे कि जैसे ही हमने इसके ऊपर एन ड्रॉप्स डाला तो फिर ये एन ड्रॉप्स जो होगा ये एक थिन लेयर की फॉर्म में हमें मिल जाएगा कि ये जो ओलिक एसिड है ये बहुत ही इजीली स्प्रेड कर जाएगा, बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाएगा। ओलिक एसिड स्प्रेड्स फास्ट, ठीक है, ऑन दिस एंड हम मान लेते हैं ये एक थिन लेयर बना लेगा ओलिक एसिड, और कितनी थिकनेस की लेयर बनाएगा, टी थिकनेस की लेयर जो है सर्कुलर थिन फिल्म ये बना लेगा ओलिक एसिड, और जो अल्कोहल है वो जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, एंड अल्कोहल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा और ओलिक एसिड स्प्रेड्स वेरी फास्ट एंड फॉर्म्स अ सर्कुलर थिन फिल्म एंड हैविंग थिकनेस टी। ओके गाइस, तो अब हम कहेंगे कि इसका जो एरिया ऑक्यूपाई किया है ओलिक एसिड लेयर ने वो कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन लेयर, ओलिक एसिड का लेयर के अंदर कितना वॉल्यूम रहेगा, हम बात करेंगे दैट इज एरिया इनटू थिकनेस। वॉल्यूम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कितना एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है इनटू थिकनेस, तो ए इनटू टी, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड, अब वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इस सॉल्यूशन में और कितना उसने थिकनेस एरिया बनाया, कितना थिक लेयर बनाई उसने, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे ओलिक एसिड का ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों इक्वल रहने वाले हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 ये हम कहेंगे एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू एन वी बाय 500। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस दैट इज टी इज इक्वल टू एन वी बाय 500, और जो ये थिकनेस है ये हमें क्या देगी, इट गिव्स अस डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, और ये जो थिकनेस है वो हमारी कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरीके से हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं ये थिकनेस को निकाल के। ओके गाइस, और नेक्स्ट अगर हम बात करें रेंज ऑफ, अभी हमने बात की लेंथ की रेंज की, और अब हम बात करने वाले हैं रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ
मास के वेरिएशन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से मास वेरी करेगा। मास हम कहेंगे छोटे से छोटे पार्टिकल से बड़ा यूनिवर्स तक का मास, ठीक है। तो मास की जो रेंज रहने वाली है वो क्या रेंज रहने वाली है, हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज 10⁻⁻30 kg टू 10⁻55 kg। ओके गाइस, तो 10⁻⁻30 kg टू 10, ये किसका मास होगा हमारा, हम ये कंसिडर कर सकते हैं दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसका मास होगा हमारा, मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो यानी कि या छोटे से छोटे पार्टिकल का मास से लेके बड़े से बड़े यूनिवर्स के मास तक के बारे में हम यहाँ इस रेंज में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम मास को मेजर कर सकते हैं। और मेजर करने के क्या क्या तरीके होंगे मेजर करने के, अभी हमने लेंथ के मेजर करने के तरीके पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास को मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक होगा हमारा कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस यूज किया जाता है जैसे हम नॉर्मली हमारी ग्रोसरी शॉप के ऊपर देखते हैं, तो कॉमन बैलेंस के अंदर हम यहाँ पर यूज करें, जैसे हम कहीं भी किराने की दुकान पे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वो हमें कोई भी चीज तोल के दे देता है, तो ग्रोसरी शॉप्स पे हम कहेंगे कि मास को जैसे हम किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। ओके गाइस, और सेकंड अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा ग्रेविटेशनल मेथड। तो ग्रेविटेशनल मेथड जो होगा वो किस लिए यूज किया जाता है, मासेस को मेजर करने के लिए, फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस लाइक मासेस ऑफ प्लैनेट स्टार्स, ठीक है, फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ग्रेविटेशनल मेथड। और किस तरीके से, जैसे कि हम बात कर सकते हैं प्लैनेट्स का मास को मेजर करने के लिए या स्टार्स एक्सेट्रा, इन सबके मासेस को मेजर करने के लिए। और थर्ड अगर हम बात करें क्या यूज करेंगे हम, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस लाइक एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल। स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो क्या होगा हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को। और नेक्स्ट अगर हम बात करें रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम की, ओके गाइस, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइम। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो हमने बात की है इस वर्ड की माइक्रो से मैक्रो तक के वर्ड की, तो इसी तरीके से हम टाइम की बात करेंगे, थोड़े छोटे से छोटा टाइम, बड़े से बड़ा टाइम, किस तरीके से हम यहाँ बात करने वाले हैं। जो रेंज रहने वाली है टाइम की वो कितनी रहेगी हमारी, दैट इज 10⁻⁻24 सेकेंड टू 10⁻17 सेकेंड। और जो 10⁻⁻24 सेकेंड है ये हमारा होगा लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। ये अनस्टेबल पार्टिकल का लाइफ स्पेन जो है हमारा रहने वाला है कि इतना कम से कम टाइम कोई भी पार्टिकल। और अगर हम बात करें 10⁻17 सेकेंड की, तो ये गाइस हमारा कैसा टाइम की बात कर रहे हैं हम, दैट इज एज ऑफ यूनिवर्स। ओके गाइस, अगर हम बात करें कि ये टाइम इंटरवल की हमने रेंज की बात की कि थोड़े से थोड़ा टाइम से ज़्यादा टाइम, छोटा माइक्रो टाइम टू मैक्रो टाइम। उसके बाद अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। अभी तक हमने पढ़ा लेंथ को किस तरीके से मेजर करेंगे और मासेस को किस तरीके से मेजर करेंगे। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल। वैसे तो टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, बेसिकली हमें टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है, वी जस्ट नीड अ क्लॉक। और अगर हम बात करें कोई भी फिनोमिना जो रिपीट करे इटसेल्फ, any phenomena that repeats itself regularly, it can serve as a clock। तो वो कैसा सर्व, मतलब किस तरीके का हम कंसिडर कर सकते हैं, it can serve as a clock। ओके गाइस, तो बेसिकली जो यूज किया जाएगा हमारा वो कौन सा मेथड यूज होगा, एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक अगर हम कहें, एटॉमिक क्लॉक किसके ऊपर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन इन सीजियम एटम। हम मान लेते हैं अगर सीजियम एटम के अंदर पीरियोडिक वाइब्रेशंस किस तरीके से कंसीडर हो रही हैं यहाँ पर, तो सीजियम एटम के अंदर जो होगा, तो गाइज अगर एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम वाइब्रेशन की बात हो रही है तो ये कहेंगे हम इट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ सीजियम एटम। तो एटॉमिक क्लॉक जो होगा, इसीलिए हम एटॉमिक क्लॉक को क्या कहते हैं, सीजियम क्लॉक, ठीक है। तो सीजियम क्लॉक जो होगा, सीजियम एटॉमिक क्लॉक इतनी एक्यूरेट होती है, इट इज सो एक्यूरेट दैट दे इम्पार्ट अनसर्टेनिटी। इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी पार्ट रहता है वो कितना पार्ट रहता है, दैट इज +-1 इंटू 10⁻⁻13, दैट इज 1 पार्ट इन 10⁻13। तो इतना कम, यानी कि इट मीन्स क्लॉक गेन और लूज नो मोर देन 3 माइक्रोसेकेंड इन 1 ईयर। एक ईयर के अंदर ये 3 माइक्रोसेकेंड लूज या गेन भी नहीं करती। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक हमारी क्या है, एटॉमिक क्लॉक, ये बहुत ही एक्यूरेट है। और इसे कहाँ मेंटेन किया गया है, IST इज मेंटेन बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो है IST हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
इसे किसके द्वारा मेंटेन किया गया है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारा किसके द्वारा मेंटेन किया गया है, बाय NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन न्यू दिल्ली। ओके, तो गाइज ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जाननी चाहिए हमें एट न्यू दिल्ली। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से एटॉमिक क्लॉक की हेल्प से सीजियम के अंदर पीरियोडिक वाइब्रेशन की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। और सीजियम क्लॉक जो होगी वो एटॉमिक क्लॉक हमारी बहुत एक्यूरेट होती है और इसके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी कम होती है कि एक ईयर में ये 3 माइक्रोसेकेंड लूज या गेन करता है, इतनी प्रॉपर एक्यूरेट जो क्लॉक होगी। इसीलिए जो होगा हम एटॉमिक क्लॉक ज्यादा यूज करते हैं। तो IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किसके द्वारा मेंटेन किया गया है, बाय NPL, दैट इज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दैट इज इन न्यू दिल्ली। ओके गाइस, तो ये बात हुई हमारी टाइम को मेजर करने की।